पहलगाम आतंकी हमले के बाद से अब सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया भी आशंकित है कि भारत कैसे अब पलटवार करेगा, क्या क्या रणनीति में शामिल होता है। रिटायर्ड कर्नल उत्कर्ष राठौर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर वेलकम। थैंक यू। सबसे अहम बात यह है कि सर लगातार एक अरसे से आतंकवाद से हिंदुस्तान जंग लड़ता रहा है, क्या वजह आपको लग रही है कि अब तक जड़ से खत्म नहीं हो पा रहा? आप सही कहते हैं कि हिंदुस्तान पिछले 35 सालों से जेएनके के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर पाक समर्थित आतंकवाद से लड़ रहा है। बिल्कुल। इसके बीच में हमने हज़ारों सिविलियन जानें गंवाई हैं, हज़ारों सिक्योरिटी फोर्सेस की जानें गंवाई हैं और ये सिलसिला जारी है। तो कहीं ना कहीं इसमें लगता है कि हमारी अप्रोच में कुछ कमी रह गई है, जिसके वजह से पाकिस्तान इस बात को नहीं समझ पाया है या पाकिस्तान को हम बाध्य नहीं कर पाए हैं कि वो प्रॉक्सी वॉर बंद करे। किस तरह की कमी आप महसूस करते हैं? टू दी पॉइंट। पाकिस्तान के अंदर एक संदेश नहीं जा पाता है कि पाकिस्तान को लगे कि जो वो कर रहा है और उसका जो प्रतिफल होगा या रिजल्ट होगा या उसका नुकसान पाकिस्तान को होगा, इतना बड़ा होगा कि पाकिस्तान उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। दुनिया में बड़े कम मुल्क होते हैं जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को अपना आधार मानते हैं, प्रायोरिटी मानते हैं। पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, वहाँ इकोनॉमिक प्रोग्रेस को ज़्यादा तरजीह नहीं दी जाती है, क्योंकि उनके जो रूलर्स हैं उनका पास टाइम है कटोरा लेके भीख मांगना। ये नेशनल सिंबल बन गया है पाकिस्तान का, भीख का कटोरा। तो पाकिस्तान को आप ये नहीं कह सकते कि तुम्हारी जीडीपी गिर जाएगी, तुम्हारी आर्थिक प्रगति रुक जाएगी, उससे वो एक्सेप्टेबल है उनको। तो पाकिस्तान को एक फोर्सफुल मैसेज जाना चाहिए जो कि पाकिस्तान को तोड़ दे, तभी पाकिस्तान इस चीज़ को बंद करेगा। उत्कर्ष सर, आपको लगता है, क्योंकि हम बैठकर यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्या सोच रहा है, लेकिन आपका एक लंबा अनुभव यहाँ पर रहा है, पाकिस्तान की जड़ इस वक्त क्या सोच रही है। एक तरफ वो कहता है कि हम हमले के लिए तैयार हैं, हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं, वो पहलगाम के आतंकियों को स्वतंत्रता सेनानी का तमगा दे देता है, तो वहीं पर पाक के जो रक्षा मंत्री हैं वो ये कहते हैं कि मैं अल्लाह से ये भी दुआ करता हूँ कि ये जंग ना हो। हम खौफ कह रहे हैं, क्या वाकई खौफ है, या फिर जिस तरह से वो अब अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि जंग ना हो, वाकई इस बात की तस्दीक करता है कि दहशत तो है? देखिए, पाकिस्तान ने पहलगाम किया और पहलगाम को अगर आप देखें, अब साथ ये परतें खुल रही हैं कि पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जनरल असीम मुनीर 16 अप्रैल को एक बयान देते हैं। 2 नेशन थ्योरी, हिंदू और ये सारी चीज़ें वो कहते हैं, कश्मीर हमारी गले की जुगलर वेन है, और 6 दिन के बाद अटैक हो जाता है। तो ये ग्रीन सिग्नल तो पाकिस्तान की आर्मी आईएसआई से आया है। तो ये जब वो ग्रीन सिग्नल आया कि आप पहलगाम में इतना बड़ा नरसंहार करेंगे, तो पाकिस्तान ने ये भी चीज़ तय कर ली थी कि इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे क्या हम बर्दाश्त कर लेंगे। और कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने के लिए जब ये ओपन हो गया तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस का मैनेजमेंट जो है शहबाज शरीफ की जो नाम निहाद गवर्नमेंट है वो कर रही है, बाकी आर्मी कर रही है। लेकिन पाकिस्तान का इस्टेब्लिशमेंट इस मैसेकर के बाद जो होने वाला था उसको बर्दाश्त करने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है। खुदा का नाम लें, वो इसको इन्वोक करें, उसको इन्वोक करें, लेकिन उन्होंने ये कैलकुलेटेड रिस्क भारत के साथ लिया कि हम बता सकें कि हम क्या कर सकते हैं, और वो हिमाकत कर बैठे। लेकिन पिछले कुछ वक्त से जिस तरह की आतंकी घटनाएं देश और दुनिया में हमने देखा, यहां ये देखा गया कि नाम पूछकर, कलमा पढ़वाकर, धर्म जानकर, मजहब जानकर गोली मारी जा रही है। क्या ये सीधे सीधे अब जो लड़ाई है ये उस तरह की जमीन की लड़ाई या आजादी की लड़ाई ना होकर के ये किसी तरह से अब धार्मिक जंग थी? क्या ऐसा मैसेज भी अब इससे पैदा होता है? सीधी सी बात है, 16 अप्रैल को असीम मुनीर ने क्या बोला है?
टू नेशन एंड हिंदू मुस्लिम। वी आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज, बिल्कुल बोला था ना, बिल्कुल, तो उसी का एक्सटेंशन है। और उसके बिल्कुल बाद ये हुआ। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं आपका धर्म क्या है, पूछ रहे हैं, तो उसी का एक्सटेंशन है। इट इज वेरी क्लियर, ये सबसे ज्यादा साफ चीज आप पढ़ सकते हैं कि ये ओरिजिनेट कहाँ से हुई, ये प्लान कहाँ से हुआ, इसमें बचा क्या है जानने के लिए। ये उन्हीं का किया हुआ धरा है। उत्कर्ष सर, क्योंकि पाकिस्तान परमाणु हथियार की धमकी बड़े खुलेआम से और बड़ा सीना चौड़ा करके दे रहा है। उसे लग रहा है कि अगर परमाणु हथियारों का जखीरा उसके पास है तो वो भारी पड़ जाएगा। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं, रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं, क्या आप भी ये मानते हैं कि सिर्फ परमाणु हथियार ज़्यादा होने से इस बात पर यह तय नहीं किया जा सकता कि आप जंग में जीत हासिल कर ही लेंगे? देखिए, भारत पाकिस्तान के संबंधों में एक सबसे बड़ा ट्रम्प का कार्ड जो है वो पाकिस्तान खेलता है कि हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, और भारत पाक के संबंधों में कहीं ना कहीं हम इस ब्लफ को नहीं कॉल कर पाए अभी तक कि आप न्यूक्लियर वेपन स्टेट हुए लेकिन आप न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वो एक चीज़ जो है, ये भ्रम तोड़ना पड़ेगा, ये डर तोड़ना पड़ेगा, और पाकिस्तान के लीडर्स को ये बताना पड़ेगा कि न्यूक्लियर वेपन्स जो आपके पास हैं वो भारत को धमकी ना दें। वो जिस भी साइलों में रखे हैं वो वहीं पड़े रहेंगे, जंग खत्म भी हो जाएगी, पाकिस्तान टूट भी जाएगा, पाकिस्तान का वजूद भी मिट जाएगा, और ये न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं होंगे। ये चीज़ बताने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान एक पहली स्टेट है जो कि शुरुआत होता है चपरासी से लेकर के प्राइम मिनिस्टर तक, हर आदमी न्यूक्लियर वेपन की धमकी देता है। आप देख रहे हैं किस तरीके से धमकियां उछल रही हैं, मरियम नवाज भी दे रही हैं, वो एक उधर में मोहतरमा हैं वो भी धमकी दे रही हैं। जिसका मन में आता है न्यूक्लियर वेपन लेके और इसके पहले भी पाकिस्तान आजमा कर देख चुका है, भारत से जंग कर चुका है। कारगिल की बरसी पर हम हैं, और उसमें क्या हशर किया है पाकिस्तान का भारत ने, वो भी पूरी दुनिया जानती है। बावजूद इसके आपका लंबे अरसे तक का तजुर्बा रहा है जम्मू कश्मीर में, किस तरह से पाकिस्तान की नापाक मंसूबों से एंट्री होती रही और भारत में इस तरह की हरकतें करने की कोशिश होती रही। अब सबसे बड़ा सवाल है, जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। जनता कुछ टेक्निकल चीज़ें भी समझना चाहती है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि हमारी ताकत कई गुना ज़्यादा होने के बावजूद हम हमला नहीं कर रहे। आप सही कहते हैं कि कारगिल की बरसी इसी मई महीने में, बिल्कुल, और 1999 के बाद आज हम 26 साल हो गए हैं। ये आप देखिए, पाकिस्तान का 20 साल के बाद एक वॉर जरूर होता है भारत से, तो ये लग रहा है कि वो समय काल आ गया है कि पाकिस्तान का भारत से युद्ध होगा। ठीक है, अभी क्या चीज़ हम नहीं कर पाते वो ये है कि भारत की प्राथमिकताएं बड़ी हैं। भारत चाहता है कि हम किसी तरीके से इकोनॉमिक प्रोग्रेस करें, देश को आगे ले जाएं, और एक हमारे बाजू में रोग स्टेट है, एक और बन रही है, बहुत जल्दी उसका भी आपको पूर्व में देखने को मिलेगा, जो कि आपको रोकना चाहती है। लेकिन सब्र की एक सीमा होती है, और पहलगाम के बाद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने वो लाइन क्रॉस कर दी है, वो लक्ष्मण रेखा पाकिस्तान ने क्रॉस कर दी है। अब आप भारत की लीडरशिप से मैं यही कहूँगा कि आप सेंसेक्स का ग्राफ ना देखें, जीडीपी के बारे में चिंता ना करें, जो एक आपके साइड में एक कांटा लगा हुआ है इसे निकालना ज़रूरी है, नहीं तो ये पूरी हिस्ट्री में आपके साथ साथ चलेगा और आपको इसी तरीके से परेशान करेगा। पहलगाम को आप एक बेंचमार्क माने कि इसके बाद आतंकवाद अब और नहीं। एक सशक्त राष्ट्र वही होता है जो कि विश्व को एक सख्त संदेश दे कि हम अपनी आर्थिक प्रगति में घाटा उठाने को तैयार हैं, नुकसान उठाने को तैयार हैं, लेकिन राष्ट्र की इज्जत, राष्ट्र की एकता, उस पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये पहलगाम भारत की अस्मिता पर एक चोट है और इसके लिए कोई भी नुकसान बहुत छोटा है।
इसे उठाना चाहिए और ज़रूर उठाना चाहिए। सर, आपको लगता है पाकिस्तान जो इतना उछल रहा है वो सिर्फ अपने दम पर तो नहीं उछल रहा होगा? महंगाई चरम पर, भ्रष्टाचार चरम पर, राजनीतिक हलचल वहां पर वक्त वक्त पर सामने आती रही है, बड़े स्तर की सामने आती है। बलूच से अभी वो सामना कर रहा है, सालों से कर रहा है, अभी तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि पाकिस्तान अगर परमाणु हथियार की धमकी बार बार देता है तो तुर्की उसका साथ देने को तैयार हो जाता है, चीन से उसे पीछे के दरवाजे से मदद मिलनी शुरू हो जाती है। क्या आपको लगता है युद्ध की स्थिति यहाँ पर अगर बनती है तो क्या वाकई अब आर पार की लड़ाई एकमात्र रास्ता युद्ध है? मतलब कभी ऐसा हो सकता है कि अचानक से हम ये खबर पढ़ रहे हो कि अब युद्ध जैसी स्थिति नहीं बल्कि वो स्थिति आ गई है, आएगी या फिर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अनुभव से बताइएगा सर। भारत के साथ अगर पाकिस्तान का युद्ध होता है तो कौन से देश पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे? आज की तारीख में तुर्की से कुछ आ रहा है, तुर्की के साथ कोई लैंड बॉर्डर नहीं है, सिर्फ साजो सामान से मदद कर सकते हैं। चीन से सुना है PL-15 मिसाइल्स आई हैं, चीन भी मदद कर सकता है। वो इसके अलावा 52 इस्लामिक देश हैं, हमेशा ICC का दम भरता है, पाकिस्तान कोई सामने नहीं खड़ा है, ठीक है। और भारत ने एक वर्ल्ड ओपिनियन बहुत अच्छी तरीके से अपने पक्ष में बना ली है। तो वो जब भी आप किसी से लड़ाई करते हैं, कुछ आपके विरोध में होंगे, बिल्कुल। कुछ आपके पक्ष में होंगे, कोई अपनी सेना भेजने वाला नहीं है। क्या चीज़ की मदद हो सकती है? कुछ साजो सामान या यूनाइटेड नेशंस में एक वोट, इसके अलावा तो नहीं है। मेरे ख्याल से भारत वेरी वेल पॉइज्ड है इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। पाकिस्तान के साथ आप युद्ध कीजिए, ये युद्ध होना चाहिए, निश्चय करके युद्ध कीजिए, युद्धाय कृत निश्चय। बिल्कुल। और ये लगातार अब बात कही जा रही है कि आसमान में हमारी ताकत देख लें, चाहे जमीन पर हमारी ताकत देख लें, कई गुना ज्यादा पाकिस्तान से है। इसके पहले भी जब आतंकी हमले हुए, भारत ने जवाब दिया है। पिछले कुछ वक्त में हमने देखा है कि कैसे घुसकर मारा है हमने, और उसका पूरा का पूरा रिजल्ट पूरी दुनिया ने देखा। इस बार अब जब भारत आक्रमण करेगा, क्या उसकी सूरत जिसका अंदाजा लगाया जा सकता है? क्योंकि पाकिस्तान तो अभी इसी आशंका में है कि पहले हमला ये जमीन के रास्ते से करेगा, आसमान से करेगा या समंदर से करेगा। उसे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा। तीनों सेनाओं को आदेश दिया जा चुका है जी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और रक्षा मंत्री वहाँ थे, और आज भारतीय सेनाएं बात करती हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच की। तो पाकिस्तान के ऊपर जो हमला होगा उसमें तीनों सेनाओं का साथ होगा, बिल्कुल। और जो हमला होगा वो बड़ा हमला होगा, और ये होने वाला है। ये पाकिस्तान ना सोचे कि कोई शैलो हमला होगा या एक बहुत ही लिमिटेड होने वाला है। भारत एक बड़े युद्ध के लिए तैयार है और तैयार हो रहा है। पाकिस्तान अब इस मुगालते में ना रहे कि इससे बच के जाएगा। इस युद्ध के साथ पाकिस्तान में जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट, असीम मुरी की आर्मी, ये जाएगी। पाकिस्तान का जो एक आज के हिसाब से जियोग्राफिकल मैप है वो टूटेगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो टूटेगा। ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान इस बार सस्ते में छूटेगा, ये न छूटना चाहिए और न छूट पाएगा। पाकिस्तान के दिलों में जो एक भ्रम पला हुआ है कि उनकी आर्मी जो है पाकिस्तान को बांधे रखती है और वो भारत के साथ खुलेआम टेररिज्म एक्सपोर्ट करके जिंदा बच के जाएंगे, नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। और मेरे ख्याल से आपके दर्शकों की भी यही राय होगी। अगर हमने 140 करोड़ भारतीयों ने आक्रोश जता करके भारत सरकार को ये बताया है कि पाकिस्तान के साथ आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, तो हम कोई पटाखेबाजी नहीं चाहते, हम पाकिस्तान का समूल विनाश चाहते हैं। सर,
क्योंकि जब युद्ध होता है तो एक की जीत होती है, एक की हार होती है, लेकिन युद्ध में नुकसान कहते हैं कि दोनों तरफ ही यहाँ पर होता है। हम रूस यूक्रेन को भी देख रहे थे, हमें लगा था कि 6 महीने में सब कुछ सुलझ जाएगा, 1 साल में सब कुछ सुलझ जाएगा। 3 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है, न जाने कितना पीछे यूक्रेन चला गया। ऐसा नहीं है कि रूस को किसी तरह की कोई हामी नहीं हुई। पुतिन के भी कई बार यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ऐसे हमले किए कि उनके भी होश फाख्ता हुए। जब दोनों देश भारत पाकिस्तान आमने सामने होंगे, अगर हम मान लेते हैं कि युद्ध होकर ही रहेगा, यही 100% सच है, तो कितना नुकसान हम भी मानकर चले कि हमें भी तैयार रहना होगा। अगर हमारे अंदर का जज्बा ये कहता है कि हमें युद्ध क्षेत्र में उतरना चाहिए, पाकिस्तान के आतंकवाद का सर्वविनाश करना चाहिए, उस मुल्क को सबक नहीं सिखाना चाहिए बल्कि उसकी औकात दिखानी चाहिए, ऐसे में हमें भी तैयार होना होगा ये जानने के लिए कि बहुत सी परिस्थितियों का सामना एक भारतीय होने के नाते हमें भी करना पड़ेगा। देखिए, दुनिया के लिए जग जाहिर है कि युद्ध किसी के लिए खुशखबरी लेके नहीं आता। युद्ध विनाश है और कभी कभी युद्ध असंभावी हो जाता है। ठीक है, महाभारत से पहले क्या हुआ था? युद्ध रोकने के सारी कोशिशें की गई थी। रामायण में क्या हुआ था? रावण के सर्वविनाश से पहले सारे प्रस्ताव भेजे गए थे कि आप सीता को वापस कर दो। तो भारतीय संस्कृति में हमने युद्ध हमेशा एडवोकेट नहीं किया है। युद्ध लास्ट रिजॉर्ट है और अब तक उसका पालन कर रहे हैं। अभी तक हमारी पॉलिटिक्स बात का पालन कर रही है जी। हम पूरी तरह जानते हैं कि युद्ध से विनाश होता है, प्रगति बाधित होती है, लोग मारे जाएंगे, ये सारी चीजें अपनी जगह हैं। लेकिन राष्ट्र की अस्मिता, वर्ल्ड मैप में भारत का स्थान और वो संदेश जो भारत इस युद्ध से भेजेगा कि आप हमें कमतर मत आंकिए, वो बहुत जरूरी है। और आपने ये भी देखा होगा कि आपके बागीचे की बाढ़ जब क्लिप की जाती है तो अगली बारिश में बहुत तेज बढ़ती है। तो हमारी आर्थिक प्रगति को कोई रोक नहीं सकता, एक युद्ध तो बिल्कुल रोक नहीं सकता। अगली बाढ़, अगली बारिश में ये और तेजी से उगेगी, लेकिन पाकिस्तान का विनाश होगा। आज आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, पाकिस्तान इस युद्ध में मिट जाएगा और समूल विनाश होगा, जिसके पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। अब जो खबरें आ रही है उत्कर्ष राठौर साहब कि कई चौकियां पाकिस्तान की खाली दिखाई दे रही है, कई चौकियों की तस्वीरें आ रही कि वहां से झंडा उतार तक लिया गया है, वहां कोई सैनिक, कोई ऑफिसर तक मौजूद नहीं है। ये तो तब दिखाई दे रहा है जब अभी तो भारत ने हमला नहीं किया है। ये क्या हो रहा है? पाकिस्तान आर्मी में एक डायनेमिक्स बहुत दिनों से चल रही थी जी, और उसकी खबरें भी आ रही थी कि जनरल असीम मुनीर से लोग खुश नहीं हैं और जो पाकिस्तान आर्मी के लोअर जूनियर ऑफिसर्स हैं, ब्रिगेडियर, कर्नल्स वगैरह और नीचे के जवान में, वो इनसे खुश नहीं है। असीम मुनीर क्या सपना देखते हैं? असीम मुनीर दूसरा जियाउल हक बनने का सपना देखते हैं दरअसल, और वो सोचता है कि जर्नल बनने के लिए सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है कि कुरान आपको कंठस्थ होनी चाहिए। उसको कुरान आती है, बीच बीच में वो कुरान की आयतें पढ़ के सोचता है कि मैं जनरल बन गया। वो सपना वो देख रहा है जियाउल हक बनने का, और वो चीज़ जो है इस बार उसे उल्टी पड़ी। पहलगाम के पीछे असीम मुनीर का जो स्वार्थ था वो ये था कि अपनी स्थिति मजबूत करे, क्योंकि नवंबर में इसका कार्यकाल खत्म हो रहा है और ये चाहता था कि शहबाज शरीफ को प्रेशर डाल के मैं एक्सटेंशन भी लूंगा। ठीक है, और पाकिस्तान की आर्मी के अंदर उसके अपने खिलाफ उठते हुए असंतोष को दबाने के लिए उसने ये करवाया है। और लगातार इस्तीफे क्या इसी की वानगी है? यस, अभी ये जो चीजें आप देख रहे हैं, लोग छोड़ के जा रहे हैं चौकियां, और अभी आप देखेंगे जिस दिन भारत का ब्रह्मास्त्र उठेगा उस दिन आप पाकिस्तान की आर्मी का सही शौर्य और सही स्वरूप देखेंगे। वही शौर्य और वही स्वरूप जो 1971 में ढाका में दिखाया था। 16 दिसंबर 1971 93,000 लोगों ने आत्मसमर्पण किया था। वो एक बार फिर से पटकथा लिखी जा चुकी है और आपके सामने वो आएगा। तो अब पाकिस्तान का अंत पूरी तरह से खंड खंड, अब सिर्फ आतंक पर प्रहार नहीं बल्कि पूरा हिसाब होगा। जी हाँ। और ये एक सबसे अहम बात भी रही।
रिटायर्ड कर्नल उत्कर्ष राठौर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, दर्शकों तक बहुत अहम और बेशकीमती जानकारी आपके जरिए पहुंची। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद।